हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का गणित के सेट ए का गणित में जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे पुनः वीडियो में, जिसमें 104 नंबर का सवाल है। यदि ए बी तथा सी डी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं। ए बी तथा सी डी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के दो लंबवत व्यास है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए हम देखते हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा दिए गए चित्र में। तो इसमें देखेंगे कि ये जो वृत्त है ए बी और सी डी दो लंबवत व्यास हैं, एक दूसरे को लंबवत पर काट रही है, तथा इस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह क्या है, हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला वृत्त में जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसमें ये त्रिभुज और ये छोटा वृत्त है उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो आइए कैसे बनेगा, इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 154 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार इसका यदि वृत्त है, वृत्त में इसमें त्रिभुज ए बी डी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पूरी लंबाई ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार 14 गुणाई गुणित 7, तो ये 7 से 7 दूनी 14 कटेगा, यानी 49 हो जाएगा। और ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणित इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर। इतना व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा। 7/2 सेंटीमीटर वर्ग किया तो 7 कटेगा 2 और ये 11 हो जाएगा। 11 7 77 हो जाएगा, 77/2। तो ये 38.5 हो जाएगा। 38 दूनी 76, तो ये उसका आधा हो जाएगा। ये 38.5 दोनों को जोड़ेंगे, 49 और 38.5 को जोड़ दिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 9 8 17 की 7 और ये 87.5 होगा, जिसको हम 149 में घटाएंगे, 154 में घटाएंगे। 154 में 87.5 को यदि हम माइनस करें तो 5 आ जाएगा। यहाँ 13 में 7 गया तो 6 और यहाँ 14 में से 8 गया तो 6, 66.5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। आइए हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ त्रिज्या बराबर, बड़ा वाला त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वृत्त है तो बड़ा आर स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, पाई का मान त्रिज्या 7 है गुणित 7, यानी 7 और 7 कटेगा, 7 कटेगा, फिर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, इतना आ गया हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 22/7 गुणित इसकी त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 गुणित 7/2, यानी ये 7 कटेगा, 2 11 से कटेगा तो 11 7 77/2, यानी ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर वर्ग, जिसको निकाल के बता दिए यहाँ पर पहले से रफ में ये, ठीक है। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर आधार दिया हुआ है 1/2 और आधार हो जाएगा हमारा ये आधार क्या हो जाएगा, ए बी हमारा आधार हो जाएगा, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, व्यास है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो व्यास 14 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ केंद्र से इधर वाला डी तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कट करके 7 7 49 हो जाएगा। दोनों जो छायांकित नहीं है उसको अगर हम जोड़े तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर सीधा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, जो ज्ञात करने के लिए बोला गया है
अभीष्ट अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा, हम 154 में घटाएंगे किसको, 49 प्लस 38.5 को, जिसको घटाए थे तो घटाए थे यहाँ पर 54 में 87.5 घटाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा 66.5 सेंटीमीटर वर्ग। यही हमारा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। हम इसको एकदम शॉर्ट में यही पर एक लाइन से ऐसा प्रकार से बनाएंगे। जो हमारा ऑप्शन दूसरा प्रश्न है, एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है? गाड़ी को बेचा गया है मोहन के द्वारा, जिस पर उसे विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 105वां नंबर का सवाल। यहाँ विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात देखेंगे, विक्रय मूल्य और लाभ, तब यहाँ पर क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे हम लोग, क्रय मूल्य भी क्या होगा ये देख लेंगे। तो विक्रय मूल्य यदि 100 है, बोला गया है इस प्रश्न में विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो लाभ हो जाएगा 30%, उसका 30%, 100 का 30% यानी 30। इसलिए क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य में यदि हम लाभ को घटा दें तो क्रय मूल्य बनता है, तो 70 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपया यदि है तो क्रय मूल्य लाभ 30 रुपया और क्रय मूल्य हो जाएगा 70 रुपया। इसलिए लाभ प्रतिशत, हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, या लाभ बटे क्रय मूल्य का इसी का अनुपात मान देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30 हमारा लाभ है, 30 बटे 70 यानी 3/7, जो कि 1/7 का 14 होता है, तो 14 या 42, 14.28 होता है, 14 से ही 2/7 होता है, तो ये 42 से ही 3/7 हो जाएगा। या हम इसको ऐसा हल करेंगे तो ये 0 कटेगा, इसका प्रतिशत यदि हम देखें 3/7 यानी 14 या 42 से ही 6/7% होता है। ये 300 में, और क्या होगा ज्यादा होगा तो हमारा 300 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 चौक 28 बचा 2 और 7 दूनी 14 हो गया हमारा 14, तो 6 बटा, तो यहीं पर 42 से ही 6/7%। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है, यदि समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 के अनुपात में हो, तब इनके संपूर्ण क्षेत्रफलों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आइए हम देखते हैं कि यहाँ एक गोला है जिनकी त्रिज्या और एक बेलन दिया हुआ है, बेलन लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है, इसकी भी त्रिज्या दिया हुआ है, एक समान है, दोनों की त्रिज्या एक समान है। ये बेलन दिया हुआ, दोनों की त्रिज्या एक समान है, लेकिन ऊंचाई, यदि वृत्त की ऊंचाई दोगुना है तो ये वाला त्रिज्या की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 1 होगा। इसलिए हल इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको हमें दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अनुपात बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये वाला हम फार्मूला इसमें रखेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, तथा बेलन का होता है, बेलन में हम देखेंगे कि इसका 2πr त्रिज्या r और r प्लस h होता है। ये दोनों, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है और ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ। हम इसमें देखेंगे कि यहाँ h ऊंचाई जो है, ये जो त्रिज्या की ऊंचाई है, ये वृत्त की ऊंचाई यदि 2r है, 2r, तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? केवल r, तो h के बदले में r लिखा है यहाँ पर, 4πr² इक्वल टू 2πr, और अंदर में हमारा r प्लस r हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर हो जाएगा h बराबर r है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमारा 4πr²
पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ की 2r गुणा होकर के 2 जब 4 और पाई यहाँ आर और यहाँ पर 2r तो गुणा था 2r, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर। इस प्रकार से इनका अनुपात सेम अनुपात आ जाएगा, सेम अनुपात, यानी जस्ट इनका अनुपात 1:1 है, 1:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। यहाँ बेलन गोले की जो ऊंचाई है, जो उसके व्यास के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या r होगा। तो ये यदि ये 2r है, इसकी ऊंचाई 2r है, दोगुना है, तो ये वाला केवल r होगा, इसलिए h बराबर r, बेलन की ऊंचाई h बराबर r दिया गया है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे, 1:1 में है ये। इसके बाद आइए हमने 109वां नंबर का प्रश्न है, निम्न सर्वे के आंकड़ों से सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन सी है तथा उसे कुल सर्वे का कितना प्रतिशत मिला है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये टेली चिन्ह है, इसमें P को मिला है। देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ कैसे बनेगा। इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा दिया है, एस की संख्या ज्यादा है, तो हमारा ये उत्तर सी और डी में से आएगा। लेकिन हमें प्रतिशत में देखना है, 1 2 ये कितना है, एस का मान 4 5 5 10 15 20 और 4 24 है, तो ये 24 वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, एस 30 वाला ये हमारा उत्तर होगा। हम आइए इसको बनाकर देखते हैं। पी को मिला है इसमें 10 20 25 5 10 15 17, इसका 17 है। क्यू का वैल्यू, क्यू को सर्वे में मिला है 20 और आर को सर्वे में मिला है 19 और एस को सर्वे में मिला है 5 10 15 20 20 4 24 मिला हुआ है। तो हम इनका प्रतिशत कुल कितना हो जाएगा, 9 4 13 7 20 की 0 और ये 2 3 3 6 2 8 80 है। तो इसका प्रतिशत हमें देखेंगे तो 17/20, इसका हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑप्शन में पी नहीं दिया हुआ है। हम सीधा एस का ही निकालेंगे, इसी का परसेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा वही पे मिला है, एस को ही मिला है 24, तो इसी का 24% में दोनों हमारा सी और डी में ऑप्शन होगा। तो हम 24/80 गुणित यानी 100 यानी प्रतिशत में देख लेते हैं इसका 20 चौक 80 और 20 पंच 100, 4 4 6 24 यानी 6 पंच 30%। एस को मिला है 30%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व किए हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न और देखेंगे, जिसको मॉर्निंग शिफ्ट का सेट ए का सवाल नंबर 110। आइए 110वां नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी तब एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा। चित्र दिया हुआ है, इसमें ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, जिसको एक तिर्यक-छेदी रेखा डी काटती है। तिर्यक-छेदी रेखा जिसको तिर्यक-छेदी रेखा ई और एफ काटता है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, और दूसरा कंडीशन होता है एकांतर कोण बराबर होता है, और तीसरा होता है एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर ए बी और सी डी दिया हुआ है, जिसको ई और एफ जो है काट रही है। इसमें कोण, यहाँ जो कोण बना हुआ है जी पर, बिंदु जी पर वो दिया हुआ है 2x और बिंदु एच पर कोण दिया हुआ है 3x धन 10 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश। 2x धन 3x धन 10, ये दोनों कोण का मान है बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x धन 10 बराबर 180, यानी 5x बराबर 10 उधर जाके घट जाएगा, तो 10 घटेगा तो 170 डिग्री। तो हमारा x बराबर 5 का भाग दे देंगे, यहाँ 5 तिया 15 और बचा इसके पास 2, तो 5 चौक 20 यानी 34 इसका आंसर आ जाएगा। हमारा इसका अंश माप आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन बी पर इसका उत्तर दिया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक समांतर श्रेणी का
25वां पद 75 है तथा 25वें पद और 24वें पद का अंतर 5 है, तब उस श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। आइए हम इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद इसमें हम 113 है। 25वां पद T25, 25वां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d होता है a nवां पद, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो हमारा यहाँ पर 25वां पद बोला है तो a प्लस 24d होगा, जिसका ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, तथा d बराबर दिया हुआ है हमारे पास, तथा d बराबर दिया है दो क्रमागत यानी T25 माइनस T24, दो क्रमागत पद का अंतर इसमें दिया है 5 है। यहाँ पर 24वें पद और 25वें पद और 24 पद का अंतर 5 है। तो इस प्रकार सर्वांतर हमारा 5 निकल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 24d बराबर, तो 25वां पद है a प्लस 24 और d 24d बराबर दिया हुआ है 75। तो यहाँ पर हम a प्लस 24 गुणित 5 कर देंगे, d का मान 5 बराबर 75। तो a प्लस 24 में से 120 होगा, 120 और ये 75 120 उधर जा करके घट जाएगा, तो a बराबर निकल जाएगा हमारा 75 ऋण 120, यानी ये 25 20 45 माइनस 45 होगा। a बराबर यदि हमारा 45 माइनस 45 निकला तो हमें ज्ञात करना है पांचवा पद क्या होगा, T5 बराबर होगा a प्लस 4 n माइनस 4d, a प्लस 4d, यानी a का वैल्यू हम लिख देंगे माइनस 45 धन 4 और गुणित d का मान हमारा 5 यानी 4 5 6 20 माइनस 45 और धन 20 यानी माइनस 25 इसका आंसर आएगा, या 25 माइनस 25 इसका आंसर आएगा, जो कि बी नंबर पे है हमारा बी नंबर पे। इस प्रकार ये हमारा सवाल 113 नंबर का सवाल, हम 115 नंबर सवाल देखेंगे। हमारा 115वां नंबर का सवाल क्या है, 115 नंबर बोल रहा है कि निम्न चित्र में कोण ADB तथा कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ एक चाप हमारे पास यहाँ पर AB है। इस चाप द्वारा दो कोण बन रहा है परिधि पर, एक तो D बिंदु पर बन रहा है इस चाप द्वारा और दूसरा C बिंदु पर बना हुआ है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये 60 अंश, क्योंकि एक ही और चाप द्वारा किसी बिंदु पर, परिधि के किसी बिंदु पर एक ही अवधि में बना कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला 60 अंश, तो कोण D बराबर हमारा 60 अंश आ जाएगा। कोण D बराबर 60 अंश, चूंकि चारों में ऑप्शन 60 अंश है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे केंद्र पर बना कोण पूछा है यहाँ पर AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि पर 60 बना हुआ है तो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये चित्र में ही हम इसको समझ लिए कि यदि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर परिधि पर 2 कोण बन रहा है सी और डी, हम डायरेक्ट इसको यहीं पर कि ए बी चाप द्वारा, चूंकि सभी में डी ऑप्शन दिया हुआ है 60 अंश, तो केवल हमें इसका मान ज्ञात करना था। तो ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर जो बना है उसका कोण का दुगुना होता है। इसी चाप द्वारा परिधि पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो 60 दूनी 120, डायरेक्ट उत्तर पे पहुंचना था। आइए हम 121वां नंबर का सवाल देखेंगे। हम 121वां नंबर का सवाल, जो कि सवाल कह रहा है कि 8 का पावर 1.5 है इंटू 4 का पावर 2.5 इंटू 2 का पावर 3.5 पूरे होल पावर दिया हुआ है 4/13। तो इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये जो 8 है 8 को हम 2 का घात 3 लिख देंगे। 2 का घात 3 गुणित 1.5 गुणा फिर 2 का घात 2, 4 को 2 का घात 2 लिखेंगे, इसके साथ गुणा है कितना 2.5 का, और गुणित 2 का घात 3.5 है और पूरे का होल पावर 4/13 है। तो हम देखेंगे कि 2 का घात 15 या 45 यानी 4.5 हो जाएगा, गुणित 2 का घात यहाँ पर
25 दूनी 50 यानी 5.0 हो गया, गुणित यहाँ पर भी 2 का घात 3.5 है और पूरा इसमें 4/13 घात है। अब हम देखेंगे कि आधार समान है, ये आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 2 और सब घात जुड़ जाएगा, 4.5 धन 5.0 धन 3.5, इसके बाहर में 4/13 घात रहेगा। अब हम इसमें जोड़ेंगे तो 2 का घात 5 और ये देखो 4.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 8 में 5 जोड़ दिए तो 13 हो गया, और बाहर में हमारा कितना है 4/13, जो कि आपस में गुणा होकर के कट जाएगा। 2 का घात 13 गुणित 4/13 हमारा रूल्स है यहाँ पर a का पावर m, बाहर n पावर है तो इसका a का पावर m इंटू n होता है, वही गुणा किए दोनों कटेगा 13 तो हमारा आ गया 2 का घात 4 और 2 का घात 4 का वैल्यू होता है 16। 2 का घात 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी नंबर इसका ऑप्शन आया। आइए, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का वीडियो आपको बना सकूं, आपको सॉल्यूशन सिखा सकूं। धन्यवाद।